भागलपुर ब्लाइंडनिंग्स 1980 में जो इंसिडेंट बिहार में हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था। विमेन ऑल्सो हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी Great. Yeah. दैट अगर कोई लॉ आपके फेवर में बना है तो उसको प्रॉपरली यूज़ करिए। Hi, welcome to Har Kahani. Today I'm here with an incredible woman who made history as the first female IPS officer from Bihar. She is by far the most inspiring woman I have come across. Despite major difficulties in her life, she managed to change her life by becoming an IPS officer. She broke through barriers and brought about positive change. With her strong determination and unwavering commitment to justice, she has shown us what is possible in the law enforcement. Her remarkable accomplishments inspire everyone to public service have made lasting impact on the society. I am really excited to have her on Har Kahani. Let's all welcome the fearless retired IPS officer, Mrs. Manjari Jaruhar. Welcome to Har Kahani, ma'am. थैंक यू। How are you feeling today? हाँ, आई एम एक्साइटेड बिकॉज आई थॉट दैट यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। इट विल बी यूजफुल फॉर अदर्स टू हियर माय स्टोरी। Definitely. Your Yes. story is very inspiring. And the way I found out about you is I would like to share that. कि LinkedIn के through मुझे आपके बारे में पता चला. Your brother was the one who was a part of a podcast जिन्होंने आपके बारे में, आपकी life के बारे में बताया. From there I thought कि this is something कि ये जितने ज़्यादा लोगों को पता चले, it can impact their life and especially women. एंड इसी तरह दिस इज़ हाउ आई लैंड अप टू यू एंड मुझे एक्चुअली इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आपका रिस्पॉन्स आएगा एंड विल बी एबल टू डू दिस आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट दिस हैज़ बीन one of the most inspiring stories in my channel, so thank you for doing this with me. एक्चुअली जब से मैंने किताब लिखा है तब से लॉट ऑफ यंग women entrepreneurs हैव अप्रोच्ड मी। वो लोग आती हैं कि मैम आप कुछ बोलिए हमारे पॉडकास्ट के लिए या हमारे वेबसाइट के लिए। तो आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट टू एनकरेज देम, Right. चाहे वो कोई भी समस्या में हम फंसे हुए हैं या बिजी हैं। आई ट्राई टू फाइंड टाइम फॉर देम एंड गिव एन इंटरव्यू सो दैट दे कैन रीच आउट टू मेनी मोर पीपल। तो जब आपने हमको फ़ोन किया तो आपने जब मुझे मैसेज दिया लिंक्डइन पे, Yes. सो आई रियली डिडंट नो हू यू वर, बट आई थॉट दैट हियर इज समबडी हु इज ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू। Let me give her a chance, let me give her a talk. That's how I agreed to come to her kahani. Yes, definitely. Thank you for that. So, आपकी लाइफ में बहुत सारे इंटरेस्टिंग पहलू हैं, बहुत इंस्पिरेशनल आपकी स्टोरी है. आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. आपकी स्कूल लाइफ, जनरली स्कूल टाइम पे हम अपने करियर के लिए प्रिपेयर करते हैं, लाइफ अहेड, जॉब हो गया, वर्किंग के लिए. बट योर लाइफ वॉज बिट डिफरेंट बिकॉज इट वॉज ऑल्सो बैक इन द डेज जब जहाँ पे वुमेन एजुकेशन भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, लेट अलोन लेटिंग हर डू द जॉब. आप उन लाइफ स्किल्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी विच कुड मेक यू अ बेटर हाउस वाइफ. हाँ, एंड पूरा दैट, ग्रूमिंग उसी के लिए हो यस, रहा था। राइट. एंड आई रिमेंबर रीडिंग इन योर बुक कि जब आपने इंटरव्यू दिया, वन ऑफ दैट स्किल ऑल्सो हेल्प यू टू क्लियर द इंटरव्यू. हाँ, उसके हाँ। बारे में आप बताइए कुछ. अ, मैं सोचती हूँ कि लाइफ में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होता है, कोई भी नॉलेज हो, वो कभी वेस्ट नहीं होता है। सो हमारे पेरेंट्स लोग बड़े जब हमको अपब्रिंगिंग हो रही थी मेरी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, तो वो बड़े डिसिप्लिन के साथ हम लोग को रखते थे बच्चों को कि भाई पढ़ाई करना है और इसी टाइम में इसको ऐसे करना है, ऐसे तैयार होना है, इस टाइम पर ये काम करना है। तो बाद में मेरे लाइफ में जब एकदम कंप्लीट चेंज हो गया तो वो डिसिप्लिन का जो एक माइंडसेट था वो मेरे लिए बहुत यूज़फुल हुआ कि भाई मुझे आदत थी कि हाँ, ये चीज़ इसी ढंग से किया जाए, इससे अलग नहीं होना चाहिए। एंड दूसरी चीज़ हमने देखा कि जो कुछ भी हमने सीखा, वेदर इट वाज़ कुकिंग या सिलाई कढ़ाई करना या कोई भी चीज़, वो मुझे आगे भी वो एक किसी न किसी तरह से मुझे हेल्प ही किया। जैसे मेरे इंटरव्यू में हेल्प किया मेरे राइट. कुकिंग के संबंध में। और बहुत से लड़के आते हैं मेरे पास पूछने के लिए कि मैं आईपीएस का इंटरव्यू में जा रहा हूँ या अच्छा. आईएएस का
तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने उनको बताया है कि आपने जो भी हॉबी लिखा है, वो हुँ, सिर्फ़ हॉबी के लिए नहीं लिख देना चाहिए कि मुझे फॉर्म भरना है। हुँ, उसको समझना चाहिए कि इंटरव्यू बोर्ड तुम्हारे वो हॉबी के संबंध में पूछ सकता है। तो एक लड़का मेरे पास आया जो इंजीनियरिंग कर रहा था, तो वो मेरे से पूछा कि मैडम कुछ टिप्स दीजिए, तो मैंने उसको भी यही बात कहा। हुँ। तो वो कहने लगा कि ओह! मैंने तो लिख दिया है कि कुकिंग मेरा हॉबी है। तो आई सेड कि तुमसे ज़रूर पूछेंगे कुकिंग के संबंध में, सो हुँ, कोई 1-2 चीज़ तुम सीख लो अपने मदर से, अगर तुम्हें नहीं बनाने आते हैं। तो हम बोला बोला कि थोड़ा बहुत तो आता है करने, लेकिन मैं इतना ध्यान नहीं दिया हूँ। तो जब उसका इंटरव्यू खत्म हुआ तो मेरे पास आया तो बोला कि मैम मैं इंटरव्यू में जो आपने कहा था वही पूछा उन लोगों ने कि क्या हुँ, बनाते हो? तो मैंने माँ से गाजर का हलवा बनाने सीखा था। अच्छा, तो मैंने उनको गाजर का हलवा बनाने सिखाया। तो इसलिए आई थिंक कि जो भी चीज़ आदमी सीखता है वो कभी न कभी अपने को हेल्प करता ही है। राइट। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था कुकिंग से रिलेटेड? उन्होंने अमिता मलिक थी, शी वाज़ अ वेरी वेल नोन फूड क्रिटिक। बहुत मैगज़ीन में उन दिनों उनका आता रहता था ओके। कमेंट्स अबाउट रेस्टोरेंट्स हुँ, एंड फूड एटसेट्रा। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा कुकिंग आप जान लिखी हैं, आपको क्या पसंद है? तो मैंने कहा कि मैं कॉन्टिनेंटल डिशेज़ हुँ, बनाती हुँ, हूँ, हुँ। तो रशियन सैलेड मैं बनाती हूँ। तो मैं घर में बहुत अक्सर बनाती थी रशियन सैलेड अपने पेरेंट्स एंड फैमिली के लिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कैसे बनता है? तो हमने उनको स्टेप बाय स्टेप बताया। तो उन दिनों मेयोनेज़ एक सॉस जो रशियन सैलेड में लगता है, हुँ, हुँ। वो बॉटल्स में नहीं मिलता था, जैसे अच्छा, आजकल मिलता हाँ, है। हुँ, यू कैन बाय इट ऑफ द हुँ, शेल्फ। हुँ। वो घर पे ओके। बनाना होता था। वो बड़ा एक ट्रिकी चीज़ था कि वो खराब नहीं हो, सॉस फटे नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैंने बिल्कुल उनको पॉइंट बाय पॉइंट बता दिया, तो शी वाज़ क्वाइट इम्प्रेस्ड कि हम ऐसे ही फेक नहीं कर रहे हैं, हम कुछ झूठ राइट। नहीं बोल रहे हैं कि कुकिंग करते हैं, मुझे रियली कुकिंग आता है। तो दिस वाज़ माय एक्सपीरियंस इन द बोर्ड। और भी उन्होंने बहुत सारा क्वेश्चन्स पूछा अबाउट बिहार और वहाँ के पॉलिटिक्स और ये हुँ, सब के हुँ, हुँ। संबंध में, लेकिन ये क्वेश्चन एक यूनिक चीज़ था इंटरव्यू में। राइट, जो आपका काइंड ऑफ सिलेक्शन में भी काफ़ी हेल्प किया होगा। आई दिस डोंट नो। आपने मेंशन किया कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आपने काफ़ी समय बिताया है। आपकी अर्ली लाइफ उन्हीं के साथ है एंड यू वर वेरी अटैच्ड टू योर नानू आई वुड से। अम, उन्हीं से आपने ये डिसिप्लिन और रीडिंग की हैबिट भी आपको उन्हीं से ही आई? किताब जो मुझे बहुत पसंद हो, बट मुझे डिकेंस पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। हुँ, और मुझे शेक्सपियर के भी ड्रामा बहुत पसंद थे। इट वाज़ वेरी पावरफुल। हुँ, तो ग्रैंडफ़ादर तो हमको लाइट रीडिंग कराते थे क्योंकि वो खुद पढ़ते थे और स्टैनली गार्डनर के पेरी मेसन के संबंध में हुँ, एंड ऑल आया आर्थर कॉनन डॉयल का किताब पढ़ाते थे। लेकिन बाद में मुझे इंग्लिश लिटरेचर का पढ़ने का शौक था, तो वो मैं पढ़ती थी और मुझे अच्छा लगता था कि क्लासिक्स पढ़े। अच्छा। हाँ। आपको क्या लगता है रीडिंग से कितना इम्पैक्ट कितनी लाइफ में कितना इम्पैक्ट पड़ता है? व्हाई रीडिंग इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स टू हैव? आई थिंक रीडिंग से होराइज़न एक बढ़ता है, एक मेंटल मेकअप हुँ, आदमी का खुलता है कि भई दुनिया में क्या-क्या लोग लिख रहे हैं, क्या-क्या सब्जेक्ट पे लिख रहे हैं, कैसे लाइफ़ को लोगों ने मैनेज किया है, कैरेक्टर्स ने हुँ, मैनेज किया है, कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे हो सकता है, हुँ, वैल्यूज़ कैसे बन सकता है। ये सब के संबंध में अच्छे किताब पढ़ने से ये पता चलता है। और अगर आप हिस्ट्री के बुक्स पढ़ें एंड ऑल, तो फिर अगर आपको उसका शौक है, तो वर्ल्ड में हाउ थिंग्स वर मैनेज्ड, हाउ हुँ, द हिस्टोरिकल थिंग्स इवेंट्स हैपेंड, वो सब उसके थ्रू पता चलता है। राइट। मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि रीडिंग आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी शार्प करता है, रिफ़ाइन करता है। बिकॉज़ आपको एक तो स्पेशली अगर आप हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में उस चीज़ का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, द काइंड ऑफ वर्ड्स यू यूज़ एंड द काइंड ऑफ वे यू थिंक। मेरे पेरेंट्स काफ़ी वेल रेड हैं एंड हुँ, हुँ। सिंस दे बिलॉन्ग टू अ हिंदी मीडियम, तो उनकी हिंदी बहुत स्ट्रॉन्ग इसीलिए भी है। आई थिंक रीडिंग एक ऐसी चीज़ है व्हिच आई एम ट्राइंग टू बिल्ड हुँ, फॉर हुँ। माई सेल्फ।
तो प्रेमचंद की बहुत रिकमेंड करते हैं पापा पढ़ने के लिए, हाँ, उनकी प्रेमचंद की हिंदी किताबें बहुत अच्छी है, बहुत, हाँ, सिंपल। सिंपल एंड इजी हुँ, टू अंडरस्टैंड एंड काफ़ी रिलेटेबल लाइफ स्टोरीज। हुँ, हुँ, मैम, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि पीपल कंप्लेन अबाउट मेजर एंड माइनर इनकन्वीनियंस जो उनकी लाइफ में आता है, एंड आई हैव बीन विद दोज पीपल जो छोटे मोटे लाइफ में जो फेलियर्स होते हैं या जो इम्पैक्ट के कारण वो कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं, दे कंप्लेन एंड दे क्रिब अबाउट इट रादर देन टेकिंग चार्ज एंड चेंजिंग द कोर्स ऑफ लाइफ। आपके साथ भी बैक इन द डेज एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था व्हेन यू वर वेरी यंग, आई थिंक इन योर 20s, नॉट इवन 20s, 18, 19, 20 के 19 थे, हाँ। 20, राइट। जब आपकी शादी हुई थी एंड इट डिडंट वर्क आउट, हुँ, उस दौरान आपके लिए ये काफ़ी इमोशनली एंड मेंटली काफ़ी ट्रबलिंग रहा होगा वो पीरियड। हाँ, हाँ, बहुत ज़्यादा। एंड ऐसे टाइम पे यू डिसाइडेड टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ एंड यू जी, टर्न्ड इट completely into a हाँ। better and a improved direction। आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि नाउ आई हैव टू डू समथिंग जिससे मुझे अपने आप को एक कॉन्फिडेंस भी मिले, क्योंकि आपकी पहले वाली लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट रही है, हुँ, हुँ, ऑलवेज सराउंडेड बाय पीपल, नेवर गोइंग टू स्कूल और हुँ, कॉलेज अलोन, हुँ, हुँ, ऑलवेज accompanied by people, हुँ, and हुँ। cut to that living alone in Delhi, how was that? इट इज़ अ फैक्ट कि मेरी जो बचपन की मेरे जो बचपन का समय था वो बहुत शेल्टर्ड लाइफ था। राइट। नाना-नानी तो देखते ही थे बट माता-पिता भी बहुत हमको शेल्टर्ड रखे थे हमारी और हमको और हमारी बहनों को। और बहुत सा काम जो आजकल लड़कियाँ करती हैं वो हमको अलाउड नहीं अलाउ था। नहीं था, बाहर राइट। जाना, घूमना, सिनेमा हम्म। देखना एंड ऑल वर नॉट अलाउड। तो व्हेन थिंग्स फेल्ड तो मुझे लगने लगा कि अ, हमारे पेरेंट्स बहुत नैरो वे में सब कुछ देख रहे हम्म। हैं और पैर पे खड़ा होना बहुत मेरे बहुत लिए इम्पोर्टेंट। ज़रूरी है बिकॉज़ मैं सोचती थी कि जब तक मैं पैर पे अपने पैरों पे नहीं खड़ा होंगी तब तक हम अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट रहेंगे हमेशा डिसीजंस लेने के लिए। हम्म। तो दैट फेलियर गेव मी अ लॉट ऑफ इनर स्ट्रेंथ कि भाई आई मस्ट डू थिंग्स माय ओन वे हम्म। एंड नॉट ऑलवेज बी गाइडेड कि भाई यही पढ़ो, इसी स्कूल में जाओ, इसी कॉलेज का पढ़ाई करो। वो हमेशा वैसे ही होते रहा। यहीं तुम्हारी ऐसी शादी होगी, किसी ने कुछ पूछा नहीं कि क्यों हो रहा है, क्यों? क्या है? सो देन आई डिसाइडेड कि नो आई विल डू एवरीथिंग माय ओन वे। मेरे फादर को उस वक़्त भी मन था कि मैं पटना आऊँ और लेक्चरर का जॉब करूँ एंड ऑल। हम्म। तो वो तो ऑप्शन हमेशा फॉल बैक ऑप्शन था कि अगर मेरा इफ नथिंग सर्विंग हैपेंड तो हैपेंस देन यू आई कैन। कैन गो देयर। बट मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिए, जो भी उस वक़्त था बैंक का होता था, रिज़र्व बैंक का होता था। देयर वर मेनी अदर एग्ज़ाम्स व्हिच आई जस्ट टूक फॉर प्रैक्टिसिंग एंड आई क्वालिफाइड फॉर द आईपीएस। तो मैं बहुत खुश थी, मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश थे और ये इत्तेफ़ाक हो गया कि आई वाज़ द फर्स्ट वुमन या। आईपीएस टू जॉइन बिहार। वो भी एक इत्तेफ़ाक था, कोई मेरे पहले नहीं था हम्म। और कई सालों तक मेरे बाद बात भी भी कोई नहीं। नहीं आया। ओके। मैम, उस टाइम पे आप यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ आप आई थिंक अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी परस्यू कर रहे थे, हाँ, हाँ, एंड जैसे साथ-साथ। कि आपने बताया कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे थे। मैम, मोस्टली मैंने ऐसा देखा है कि जो भी यूपीएससी की तैयारी करता है उनका सिर्फ सोल मोटिव होता है कि बस इसी पे कंसंट्रेट करना है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड क्लियर करने में डिफिकल्टी होती है। आपने 3 चीज़ें कैसे मैनेज की उस टाइम पे? नहीं, हम डिसाइड कर लिए थे कि मुझे एमए भी करना बहुत हुँ। ज़रूरी है क्योंकि मैं ये तो समझ रही थी जब हम कोचिंग के लिए जाते थे मिस्टर राव के यहाँ कि और लोग अपने पूरे स्कूल, कॉलेज में इसके लिए प्रिपेयर हो प्रिपेयर रहे कर रहे थे। हैं। मैं तो हुँ। सडनली कर रही थी और हुँ। उनको भी थोड़ा डाउट लगता था कि ये कैसे होगा, लेकिन वो बहुत एक हार्ड टास्क मास्टर थे। बहुत मेरे क्या काम को वो ध्यान से देखते थे, करेक्शन करते थे और एडवाइस देते थे। तो जब मैंने जब उनका सलाह को माना, तो मुझे लगने लगा कि भई मैं अपने एमए के एग्ज़ाम को अगर ठीक से नहीं करूँगी तो फिर हुँ। मेरे लिए कोई और ऑप्शन नहीं रह जाएगा। तो मैं दोनों चीज़ को बहुत मेहनत से और ध्यान से पढ़ती थी। कभी भी मैंने एमए के एग्ज़ाम्स को नेग्लेक्ट नहीं किया हुँ। और साथ ही साथ जो भी हमको असाइनमेंट देते थे वो मिस्टर राव, वो मैं करती थी। तो पढ़ाई का टाइम हमको लगता है कि 12 घंटा, 14 घंटा लग जाता था। आई ओह! वाज़ ऑलवेज़ स्टडीइंग। हम सोशल लाइफ़ उन दिनों अपना कंप्लीटली कट ऑफ कर दिए थे। मतलब वो डिटर्मिनेशन एंड हाँ। डेडिकेशन एंड विद टाइम मैनेजमेंट आपने तीनों चीज़ें हैंडल कर हाँ, ली। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इट वाज़ वेरी, वेरी टफ, एक्सट्रीमली टफ और
चैलेंजिंग था। कभी-कभी मुझे लगता था कि मैं क्या करूँ? मैं एमए का एग्ज़ाम दूँ कि मैं मिस्टर राव का असाइनमेंट करूँ कि मैं अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को हैंडल करूँ? लेकिन यस, किसी-किसी राइट, दिन वैसे ही रहता था। इट वाज़ अ वेरी, वेरी टफ एग्ज़ैक्टली थिंग। आई एंड उसी वक़्त हम सोचते हैं कि जो मेंटल डिसिप्लिन में इतना ब्रिंग अप हुए थे, वो मेरे लिए बहुत हेल्प किया कि भई अपने फ़ोकस से हम कभी हटे नहीं। हुँ। मैम मैं ये पॉइंट रखना चाहूँगी जैसे आपने बोला कि पर्सनल इश्यूज़ भी आपके चल रहे थे, उस टाइम पे आई थिंक आपकी डिवोर्स का प्रोसीडिंग चल रहा था। हुँ, तो डिस्पाइट हैविंग दैट मेंटल इम्पैक्ट हुँ। आपने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ों को मैनेज किया और अपनी लाइफ को डिफाइन किया एंड आई थिंक दिस इज़ द मैसेज वी एवरीबॉडी शुड रिसीव फ्रॉम दिस एपिसोड कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, इफ़ यू हैव डिसाइडेड समथिंग टू डू अबाउट योर लाइफ despite being married or unmarried or being widow or divorced, you can still make a good amount of change in your life. नहीं, मैं सोचती हूँ कि एक तो मेहनत तो करना ही Hmm. पड़ेगा, फ़ोकस बिल्कुल हटना नहीं चाहिए। लेकिन अगर लाइफ़ में आपके साथ कोई घटना हुई है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको बहुत दिनों तक खींचना, कैरी ओवर करना या वो फ्रस्ट्रेशन को ही उसी में डूबे रहना, उसी को कैरी ऑन करते रहना, दैट आई थिंक इज़ नॉट गुड। Hmm. पीपल शुड पुट दैट असाइड, Right. उसको अलग रख देना चाहिए और अलग रख के आगे बढ़ना चाहिए, आगे का सोचना चाहिए। अदरवाइज अगर आप पास्ट में ही ड्वेल करते रहिएगा और फ्रस्ट्रेट होते रहिएगा तो फिर यू कैन नॉट थिंक फॉरवर्ड। Hmm. देन एवरीबडी अराउंड यू विल बी ओनली सिंपथाइजिंग, गिविंग एडवाइस, ये करो वो करो, बट इफ यू हैव डिसाइडेड कि छोड़ो वो जो हो गया, मुझे आगे देखना चाहिए, मुझे आगे का सोचना चाहिए, Hmm. then forget the past, move ahead. And you have to make that conscious effort to forget the past. You could have, as you said, somebody could become a widow, a Hmm. broken marriage, or even a child can create के Right. साथ प्रॉब्लम हो सकता है, पेरेंट्स के साथ कुछ हो Hmm. सकता है, तो उसको लेके हम उसी से जूझते रहें और आगे का नहीं सोचते हैं, तो दैट आई थिंक विल बी अ Yeah. वेरी सिचुएशन इन विच यू आर फुल ऑफ डिस्पेयर। और वो डिस्पेयर और रैंकर और एंगर, ये सब हमको लगता है कि आदमी को लाइफ में छोड़ देना चाहिए एट अ पर्टिकुलर पॉइंट टू मूव अहेड। As we say, life goes on. लाइफ हैज टू गो ऑन। Right. मैम आपने काफ़ी टाइम दिल्ली में बिताया अपने प्रिपरेशन के दौरान का एंड मैं जिससे भी मिलती हूँ जिन्होंने दिल्ली में काफ़ी टाइम से रहे हैं मैं उनसे हमेशा ये क्वेश्चन ज़रूर पूछती हूँ कि दिल्ली को पीपल हु डोंट लिव हियर दे सी इट एज अ प्लेस विच इज़ नॉट फुली सिक्योर फॉर गर्ल्स। जब मैंने डिसाइड किया दैट आई वुड कम टू दिल्ली फॉर माई वर्क, माई पेरेंट्स वर वेरी वरिड अबाउट माई सिक्योरिटी बिकॉज हम इतने सारे केसेस सुनते हैं दिल्ली से रिलेटेड। एंड इवन आई रिमेंबर रीडिंग इन योर बुक कि आपके साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था व्हेन व्हाइल यू वर ट्रैवलिंग विद योर फ्रेंड्स इन द बस। उस इंसिडेंट के बारे में बताइए। एक तो बहुत शेल्टर्ड घर से आए थे, तो हमारी फ्रेंड्स जो थी वो थोड़ी बोल्ड थी, तो उनके साथ मैं भी थोड़ा सोची कि अच्छा ऐसे ही करना चाहिए। तो वो छोटा-सा इंसिडेंट हुआ था कि मैं बस में जा रही थी कहीं पे हम्म। अपने दोस्तों के साथ, तो जब बस रुका तो वो लोग आगे बढ़ गए, मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी क्योंकि मेरा चोटी कोई पकड़ लिया था। हम्म। तो मैं पलट के उसको बोली कि मेरा चोटी छोड़ दीजिए, बड़े ज़ोर से मैंने कहा। राइट। तो लोग भी देखने लगे अब मेरे को कि क्या क्या हो गया है, और फिर वो आदमी हम्म। घबरा के मेरा चोटी छोड़ दिया। तो ये इंसिडेंट मुझे बहुत याद नहीं था, बट मेरे फ्रेंड ने मुझे बाद में याद दिलाया कि तुम्हें याद है वो भी एक लाइक अ यू वर लाइक अ ट्रू कॉप इवन देन। इवन देन। लेकिन यस, दिल्ली इज़ वेरी इनसिक्योर फॉर वुमेन एंड अब यहाँ पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। राइट, राइट। लोग आते-जाते रहते हैं। पुलिस कितनी भी मेहनत करती है, कहीं न हम्म। कहीं घटना हो ही जाती है। अभी इतना प्रयास हो रहा है कि स्ट्रीट का लाइटिंग हो, हम्म। महिला मोबाइल पेट्रोलिंग वैन्स बने, हम्म। हर बार एफर्ट होते ही जा रहा है। राइट। और पॉपुलेशन भी दिल्ली का इंक्रीज़ करता है बिकॉज़ सभी लोग दिल्ली में कोचिंग के लिए आ रहे हैं, आगे पढ़ाई स्टडीज के लिए आते जॉब्स। हैं, स्टडीज़, जॉब, यहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, हम्म। दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ाई अच्छी है, कोचिंग भी अच्छी है। So the girls population is increasing, police is all the time making effort and they are doing a good job also I think। वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कभी-कभी घटना हो जाती है, उसको आदमी कोई
प्रिवेंट नहीं कर सकता है, मुझे राइट। लगता है। एंड मैम मेरा ऐसा सोचना है कि सिंस हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे वी कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, हाँ, तो ये कहीं न कहीं एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वी मेक श्योर कि हमारी सेफ्टी हमारे हाथों में रहे। हाँ, अपने भी सेफ करने की राइट। कोशिश करते रहना चाहिए। हुँ। तो मैम आई वुड लाइक टू नो कि जैसे आपने स्ट्रॉन्गली उस चीज़ को फेस किया, हर कोई नहीं कर पाता है। हुँ, ईव टीज़िंग के छोटे-मोटे चीज़ें हमारे साथ थ्रू आउट होते रहते हैं। हुँ, बचपन हुँ, में काफ़ी हुआ है, तो हमें समझ नहीं आता था हाउ टू इवन रिएक्ट टू दिस क्योंकि इतना हुँ, न्यू होता था हुँ, एंड हमने कभी किसी एडल्ट से इसको कन्फ्रंट भी नहीं किया, कभी बात नहीं की क्योंकि हमें लगता था कि अगर हम ये चीज़ें शेयर करेंगे तो दे विल गेट स्कैर्ड और वो हमें जितना निकलने मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। हुँ, सो हुँ, दैट वाज़ वन ऑफ द रीज़न कि मैंने अपने पेरेंट्स को कभी इस ऐसे छोटे-मोटे इंसिडेंट्स के बारे में बताया नहीं। हुँ, बट हुँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर इस टाइप के प्रॉब्लम्स होती है वुमेन के साथ ईव टीज़िंग से रिलेटेड, तो उनके पास क्या राइट्स हैं जो वो इमीडिएट प्रैक्टिस कर सकते हैं? एंड इफ नॉट राइट्स तो वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें उस पर्टिकुलर सिचुएशन में विदाउट थिंकिंग कि अब हम क्या करें? लाइक फियरफुल ना हो, क्या कर सकते हैं? एक्चुअली ये जो एक ईव टीजिंग का मुद्दा है, एक मोलेस्टेशन का है। नाउ ईव टीजिंग अगर एक कैजुअल कोई ईव टीजिंग किसी ने कर दिया, यू आर गोइंग ऑन द रोड कुछ कर दिया एंड हुँ, यू कैन नॉट हैंडल इट एंड you think that you're in an isolated spot, then you should ignore it and move ahead. ओके। That is the advice I would give. बट अगर कोई आप रोज उसी रास्ते पे जा रहे हैं और वो रोज आदमी वहां खड़ा हुँ, होकर हुँ, आपको हुँ, टीज कर रहा है, देन यू शुड गो टू द पुलिस हुँ, एंड रिपोर्ट द मैटर एंड परस्यू द मैटर कि ऐसे ऐसे हमको तंग कर रहा है। यस। एक आइसोलेटेड इंसिडेंट को शायद इग्नोर कर देना ही बेटर है। हुँ, बट अगर वो रोज हो रहा है या स्कूल के सामने आपको कोई रोज टीज कर रहा है या हुँ, कोई आप मार्केट प्लेस के सामने कोई बैठ के रोज तंग कर रहा है, तो दैट शुड बी रिपोर्टेड टू द पुलिस एंड टुडे द पुलिस विल टेक एक्शन। दे कैन राइट। नॉट इग्नोर, द लॉ इज वेरी मच इन द फेवर ऑफ गर्ल्स नाउ। हुँ, लेकिन फिर लड़कियां घबराती हैं कि हम पुलिस में जाएंगे तो हम राइट, बदनाम बदनाम होंगे हो ये जाएँगे। होंगे। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, दे शुड कम फॉरवर्ड। आई एम अ पुलिस ऑफिसर एंड आई बिलीव दैट they should come forward and report. And today, the police force will be more receptive to reacting to their complaints. कंप्लेंट्स। That's what I feel. स्पीकिंग ऑफ वुमेन क्राइम एंड राइट्स, इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट टू एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट कि इतने हमारे पास राइट्स हैं टू प्रैक्टिस हाँ, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम वेरियस क्राइम्स, वेदर इट्स women रेप और crimes. हाँ, डावरी रिलेटेड हो या मॉलेस्टेशन या पॉश वर्क प्लेस का हो। इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम ये एक्सेप्ट करें कि बहुत सारे फॉल्स केसेस भी रजिस्टर होते हैं एंड आपने भी अपने टेन्योर में ऐसे 4-5 केसेस देखे हैं। आई आई रिमेंबर वन रेप इंसिडेंट जो आप आपका पहला ही था वो, हम्म। जो आपने हैंडल किया एंड यू वर डाउटफुल कि ये वुमन सच कह रही है या नहीं। आपने उस टाइम पे कैसे कैसे अपने इंट्यूशन का साथ देते हुए उसके उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि आपने किस तरीके से उस चीज़ को समझा कि दिस कुड बी अ फॉल्स एक्यूजेशन एंड इसको उसी लेवल पे जाके हमें परस्यू करना चाहिए? हम्म। ये बहुत मेरे करियर के बहुत शुरुआती दौर में ये इंसिडेंट हुआ था हुँ, कि अ वुमन वाज अलेजिंग रेप एंड इस इंसिडेंट से भी आगे चल के मुझे बहुत सोचने का और समझने का, द विमेन एंड देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स केसेस भी मुझे समझने में अच्छा एक्सपीरियंस मिला। तो ये जब महिला आई तो इतनी वोकल थी एंड द काइंड ऑफ लैंग्वेज शी वाज यूजिंग, तो मुझे लगने लगा कि अगर किसी का इतना बड़ा किसी के साथ हादसा होगा तो क्या इतना सारा चीज बोलेगी, और लैंग्वेज बड़ा क्रूड सा यूज कर रही थी। तो मुझे सुनने में भी बुरा लग रहा था, बट मुझे लगा कि दिस कैन नॉट बी ट्रू हुँ, हुँ, बिकॉज रेप वगैरह से एक बहुत बड़ा ट्रॉमा ट्रॉमा। होता है एंड बहुत कम लोग उस ट्रॉमा को बर्दाश्त कर हुँ, सकते हैं। Whereas this woman was not like that. She was not even shy कि हम men के सामने क्या बोल रहे हैं women के सामने। तो हमें लगा कि this is there's something wrong, and that's how I decided to look into it further. And later on in my career I have also seen कि हम लोग के लिए लॉ तो बहुत बन गया है women के लिए। 498A या ये जो पॉश आया है, हुँ, और बहुत सा प्रिवेंशन ऑफ
बहुत सा लॉज आया है फॉर प्रिवेंशन ऑफ एनी क्रूअल्टी, डोमेस्टिक अगेंस्ट वायलेंस वुमेन, एंड ऑल राइट। अगेंस्ट women. So in all these laws, law is in favor of the woman and it is very राइट। strict. जैसे प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस के लिए ले लीजिए, तो भाई डोमेस्टिक वायलेंस में फिजिकल वायलेंस भी हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, साइकोलॉजिकल होता है, तरह तरह का हुँ, वायलेंस इंक्लूड किया गया है. बट and then it was non bailable, it was राइट, non compoundable, and you could arrest without a warrant जब ये आया था 498A. यस, लेकिन बाद में महिलाएं क्या करने लगी कि एफआईआर में पूरे अपने इन लॉज बच्चों का भी नाम डालने लगी. छोटे छोटे जो लोग परिवार में इन लॉज के यहाँ जो भी थे, ब्रदर ओके, इन लॉ है, ओके। सिस्टर इन लॉ है, सब कुछ सबका नाम डालने लगी. तो मिसयूज होने लगा इस राइट, लॉ का. देन द कोर्ट सेड कि किसी का अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं होगा, पहले इंक्वायरी होगा इंक्वायरी। तब होगा. हुँ, तो दिस इज नॉट राइट. अगर रियली कोई महिला पीड़ित है तो उसके लिए तुरंत रिलीफ होना चाहिए ना, ना कि इंक्वायरी होने लगे और ये सब चीज होने लगे और तब उसको रिलीफ दिया जाए या ना दिया जाए. हुँ, तो महिलाओं के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे शुड नॉट मिस यूज द लॉ. दे शुड यूज इट टू really take care of any problem which has happened to them or anybody else. उसी तरह से जो पॉश आया है, राइट, पॉश इज ऑल्सो अ वेरी गुड लॉ इन हुँ, फेवर ऑफ वर्किंग women. उनको एक इंडिपेंडेंस देता है. अगर उनके साथ कोई मिसबिहेव करता है, विच इज वेरी कॉमन इन इंडिया बिकॉज वेरी द कॉमन। वर्किंग वेमेन आर वेरी फ्यू. हुँ, बट women अगेन आर मेकिंग फॉल्स केसेस. कोई औरत राइट, काम नहीं करती है और उसको अगर बॉस कुछ डांटता है, बोलता है, तो खट से ये पॉश का सेक्शन राइट, लगा देती हैं. या कोई इनको एडवर्स रिपोर्ट मिला तो उस पे लगा दिया. तो हुँ, दीज आर रॉन्ग थिंग्स. सो women also have a responsibility ग्रेट, ग्रेट। दैट अगर कोई लॉ आपके फेवर में बना है तो उसको प्रॉपरली यूज करिए. डोंट मिस यूज इट सो दैट इट कैन बी not properly implemented by the police, and that will only create more problems for the victim woman. विक्टिम, राइट, हाँ, विक्टिम के लिए। victim women के लिए. मैम आप आपकी फर्स्ट पोस्टिंग बोकारो में थी एज़ एसपी? ओके। सो आपने बोकारो में आई थिंक 3-4 इयर्स आपका 3 years का टेन्योर 3 होता है. 3 हाँ. इयर्स का आपका टेन्योर था। उस टाइम पे काफ़ी बस डकैती और छोटे-मोटे मर्डर्स वो सब बहुत होते थे एंड आप आई थिंक आप वहाँ पे भी एज़ अ फर्स्ट ही एसपी अपॉइंट की गई थी। उस टाइम पे सिनेरियो कैसा होता था व्हेन यू जॉइन्ड देयर? लोग आपको कैसे एक्सेप्ट कर रहे थे? उनका बिहेवियर कैसा था आपकी तरफ? एक्चुअली पब्लिक का बिहेवियर वाज यूनिक, क्योंकि बहुत लोग इकट्ठे हो जाते थे मुझे देखने के लिए. और खास करके जब मैं गांव के तरफ जाती थी तो हुँ, महिलाएं तो पूरे निकल के घूंघट पहनी है लेकिन मुझे देख रही हैं. और शहर में भी अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो लोग इकट्ठा हो जाएँगे बस स्टैंड पे, मार्केट प्लेस पे अगर मैं कुछ कर रही हूँ, तो बहुत लोग इकट्ठा हो जाएँगे, मेरे बारे में कहानियाँ बनाने लगेंगे, जो मेरे बुक में भी लिखा है कि कैसे किसी ने कहा कि मैं ट्रक को धक्का देती हूँ तो चल देता है एंड ऑल दैट. सो देयर वर स्टोरीज़ एंड पीपल आई थिंक वर fascinated टू सी कि ये कौन है. हुँ, लेकिन फॉर अ पुलिस ऑफिसर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एक्सेप्टेड बाय द पब्लिक. राइट। और पब्लिक बहुत परसेप्टिव होती है. हुँ, सो दे ओनली वांट टू नो वेदर यू आर द राइट पर्सन, वेदर यू विल लिसन टू द ग्रीवांसेस, आप हुँ, जेन्युइनली केस का इन्वेस्टिगेशन करिएगा. एंड आई हैड सम वेरी गुड सक्सेसेस इन माय राइट। इन्वेस्टिगेशन हुँ, का जो मेरा करियर था. तो उसमें सक्सेस होने से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. हुँ, देन पीपल ट्रस्ट यू. तो बहुत बार लोग आपको फ़ोन करके बताएँगे कि देखिए मैडम ये यहाँ हो रहा है। अपना नाम नहीं बताएँगे भले ही, लेकिन बताएँगे कि ये इंसिडेंट हो रहा इंसिडेंट हो है, रहा है। या देखिए ये आदमी चोरी करवाता है, हुँ, या ये इंस्पेक्टर ठीक से काम नहीं करते हैं. तो पब्लिक के एक्सेप्टेंस के लिए यू हैव टू नो योर जॉब, हुँ, you have to be fair and just, and you have to be very diligent to prove yourself that you are a हुँ, competent person and you can do your job very well. तो उससे पब्लिक में एक्सेप्टेंस बहुत फास्ट होता है. सो इवन दो आई वाज अ वुमन एंड माय सीनियर्स वर वेरी स्केप्टिकल वेदर हमको रियली पब्लिक में हमारा डीलिंग कैसे होगा, वो हमको कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ.
बिकॉज़ आपने अपने काम के थ्रू उनका यस, आई विश्वास थिंक जीता। कि काम के थ्रू ही विश्वास जीत जीत सकता है सकते हैं, आदमी। राइट। हाँ, जेंडर बायसेस में यही एक फैक्टर आई थिंक जो डिटरमाइन करता है कि इट डजंट मैटर आप किस जेंडर से हो, एज लॉन्ग हाँ, एज यू आर डूइंग जस्टिस टू योर वर्क एंड हाँ, आपके काम से लोगों को हेल्प हो रही है, एंड आई हाँ, थिंक दैट्स हाउ पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग यू। आपको काफी हाँ। प्यार मिला है बोकारो में यस, अभी आपके। भी लोग वहाँ से आते हैं, मिलते हैं। हमारी जब से बुक मैडम सर पब्लिश हुई है, हम्म। बहुत लोग पढ़ते हैं और हमको मैसेजेस लिखते हैं व्हाट्सएप पर या फ़ोन करके बोलते हैं, हम्म। बिकॉज़ वो लोग इंसिडेंट को रिलेट करते हैं क्योंकि राइट। हमने काफ़ी सुना है, ऑनेस्टली अपना देखा है। बुक लिखा है। हम्म। सो हम इंसिडेंट को कोई एग्ज़ैजरेट नहीं किए हैं और ना हम किसी इंसिडेंट को मिनिमाइज़ किए हैं। जैसे घटना हुआ, हम्म। बिकॉज़ दे वर ऑल यूनिक स्टोरीज़। हम्म। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, इस घटने में तो मैं थी। ऑफ़िसर्स भी मुझे फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि मैम अपने जो गरगा नदी में आप इतने बार जाती थी, आजकल कोई नहीं जाता है। तो मैं भी हँसती हूँ कि वही सिनेरियो चेंज कर गया है। राइट। इसके पहले आप सीआईडी में काम कर रही थी एज अ डावरी एसपी। सेल में आप हाँ, पहला पोस्टिंग पहला एज़ एसपी। पोस्टिंग। हाँ। एक मैं ये जानना चाहती हूँ मैम, मेरे बिहार से काफ़ी फ्रेंड्स रहे हैं और मैं हमेशा ऐसा सुनती थी कि बिहार में अभी भी डावरी काफ़ी ओपनली एक्सेप्ट की जा रही है। हुँ, हुँ। काफ़ी पार्ट्स ऑफ इंडिया से ये इरेडिकेट हो गया है बट कंप्लीटली नहीं गया है। आपको क्या लगता है कि इसको कंप्लीटली हटाने के लिए व्हाट एज सिविलियंस वी कैन डू, एंड लॉ तो अपने साइड से कर ही रहा है, बट क्यों अभी तक बिहार में ये चीज़ हट नहीं पाई है? एक तो मुझे लगा था इट्स एन इकोनॉमिक इश्यू। हुँ। अभी भी बिहार में बहुत गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट ओके। है। लड़के बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादी भी टाइम पे पेरेंट्स करना चाहते हुँ। हैं। लड़कियों की भी शादी हो जानी चाहिए टाइम पे, तो बहुत बार लड़के अच्छे मिलते नहीं हैं। हुँ। तो उसी पे मुझे लगता है कि दिस एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि भाई बॉयज़ के पेरेंट्स सोचते हैं कि चलो कुछ पैसा मिल जाएगा तो अपने बेटे के लिए हम कुछ कर लेंगे, एंड इट्स अ अच्छा, लिटिल ओके। बिट ऑफ ग्रीड आल्सो। राइट। इट्स अ ग्रीड आल्सो कि मेरा बेटा है तो इसलिए होगा। फिर हुँ। एम्प्लॉयड पीपल आल्सो आस्क फॉर मनी। तो राइट। एम्प्लॉयड पीपल जब मनी माँगते हैं तो वो ग्रीड के कारण माँगते हैं, ग्रीड है। हुँ। सो हम एंड लड़कियों का अभी भी बिहार में बहुत कम ये है क्या कहते हैं, बहुत कम अपॉर्च्युनिटीज़ है टू मूव अहेड इन लाइफ। हुँ। तो हालाँकि रिज़र्वेशन महिलाओं के लिए हर जगह हो रहा है, हुँ। लेकिन इट विल टेक टाइम, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो जहाँ-जहाँ महिलाएँ बिहार से बाहर निकल के काम कर रही हैं एंड दे आर डूइंग फिनोमिनली वेल इन अदर सेक्टर्स, तो चेंजेज़ हो रहे हैं। हुँ। लेकिन जो महिलाएँ गाँव में ही रह गईं, शहर में ही वहीं रह गईं, उनके लिए ये सब अपॉर्च्युनिटीज़ पेरेंट्स नहीं दे पाए, तो उनके लिए फिर फाइनली यही होता है कि भई पैसे दे के शादी शादी करवा करो। दो। हाँ, और फिर वो लड़के भी वैसे ही होते हैं जो कोई अगर काम-वाम नहीं कर रहे हैं, तो वो पैसे मिल जाएँगे तो कुछ हम आगे बढ़ सकते हैं। बट सैड चीज़ क्या है कि कमाते हुए लड़के भी भी या डिमांड कर रहे हैं। एजुकेटेड वेल हाँ, टू डू पीपल वो फैमिली भी बिल्कुल। आईएएस, आईपीएस वाले लोग तो बहुत ही आजकल डिमांड करते हैं। तो दीज़ आर सैड थिंग्स, क्या किया जाए उसको, वी हैव टू द वुमेन हैव टू कीप ऑन स्ट्रगलिंग एंड पेरेंट्स हैव टू टेक अ स्टैंड। राइट। आई थिंक हाँ, वो एक मेजर इम्पैक्ट हाँ, क्रिएट करेगा कि अगर भई हम हम ये। पढ़ाएँगे लेकिन हम डाउरी नहीं देंगे। राइट। ये कर सकते हैं कि जो डाउरी में पैसा देना चाहते हैं हम उसके पढ़ाई में लगा दें। हुँ। उसको और सक्षम बनाएँ कि वो हुँ। काम कर सके। ये सब कर सकते हैं। एंड आई थिंक आपने सही बोला, ग्रीड इसमें इन्वॉल्व्ड है काफ़ी। हाँ, हाँ। इर्रिस्पेक्टिव आप किस बैकग्राउंड से आते हो या किस हाँ, कितने एजुकेटेड हो, अगर हाँ। ग्रीड है तो यू कैन नॉट हेल्प विद द हेल्प डाउरी इट। एज़ वेल। यस। बट आई होप कि सून ये हमारे कंट्री से विद हटेगा, जनरेशन इट विल हटेगा, गेट रिमूव्ड। हटना ही पड़ेगा इसको। राइट। मैम आपके जब आप बोकारो में एज अ एसपी अपॉइंट थे, उसके हाँ आई वाज टॉकिंग अबाउट बिफोर दैट सीआईडी में व्हेन यू वर वर्किंग देयर एज एसपी, देयर वाज वन इंसिडेंट दैट हैपेंड इन 1980, भागलपुर ब्लाइंडिंग, जहाँ पे यू वर अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन टीम। उस टाइम सिनेरियो कैसा था वहाँ पे, एंड आपने कैसे ऑनेस्टली अपने रिपोर्ट को प्रेजेंट किया, विच विच हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ जस्टिस, एंड आपने आपकी क्या लर्निंग्स रही है उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से, बिकॉज यू वर फाइटिंग फॉर, मतलब यू वर वर्किंग अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर्स। अब भागलपुर ब्लाइंडिंग्स 1980 में जो इंसिडेंट बिहार में हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था। राइट।
और पूरे कंट्री में उस केस की वजह से बहुत दहशत फैला था फैल कि गई थी। पुलिस ऐसे कर रहा है। तो मुझे याद है कि मैं कोई ख़ास काम भी सीआईडी में नहीं कर रही थी और हुँ, इसमें बहुत काम था। क्योंकि मैं इंग्लिश वग़ैरह पढ़ी लिखी थी तो अच्छा से हम रिपोर्ट वग़ैरह लिख हुँ, सकते हुँ, थे, तो हुँ, आई वाज़ इंक्लूडेड इन दिस कमिटी। जब मैं भागलपुर पहुंची तो पुलिस टीम जो हम लोग का सीआईडी से गया था उसके अगेंस्ट लोग स्लोगन शाउटिंग कर रहे थे, वापस जाओ एंड ऑल। राइट। पब्लिक का सपोर्ट फॉर द लोकल पुलिस था। हुँ, और वो उसका रीजन ये था कि भागलपुर में क्राइम बहुत ज्यादा था, बहुत हुँ, ही खराब था। एंड क्रिमिनल गैंग्स लोग ऐसे ही घूमते रहते थे। कोर्ट से तुरंत उनको बेल हो बेल मिल जाता जाती था। थी। तो ये लोग किडनैपिंग करेंगे, पैसे भी वसूल लेंगे, हुँ, बॉडीज़ को काट-काट के गंगा में फेंक देंगे, बॉडीज़ नहीं मिलते थे। तो पुलिस ने सोचा कि अब कुछ हो ही नहीं रहा है तो चलो हम ही लोग एक रास्ता निकालते हैं, ये ब्लाइंड कर देंगे, इनका आँख निकाल के राइट। एसिड डालने लगे। जो कि बिल्कुल गलत था, हुँ, क्योंकि एक लिविंग एंड वॉकिंग एविडेंस ये बन गया बाद में चल के। तो हम लोग के लिए इट वाज़ अ वेरी टफ कॉल, क्योंकि हम अपने ही पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट इंक्वायरी कर रहे थे हुँ, और पब्लिक उनके साथ थी। तो ये हुँ, बड़ा ही एक अजीब सा सिचुएशन हो गया था। लेकिन एविडेंस पे हमें जाना था और एविडेंस कहता था कि जो कुछ भी हुआ है वो पुलिस थाने में हुआ है। हुँ, उनका कन्फेशन तो था ही, लेकिन एविडेंस जो सर्कमस्टेंशियल आ रहा था वो भी यही दिखाता था कि पुलिस के लॉकअप में आँख निकाला गया और एसिड दिया गया। तो हमारे लिए कोई विकल्प नहीं था, बिकॉज़ आप केस का इन्वेस्टिगेशन अगर गलत ढंग से करिएगा तो फिर वो भी तो आपको कोर्ट में कॉन्सिक्वेंसेस जाएगा। आएगा, राइट। आप ही को कोर्ट में जाके अपना रिपोर्ट पेश हुँ, करना होगा और कोर्ट आपसे पूछ सकती है कि आपने क्या हुँ, लिखा है। एंड आई वाज़ अ वेरी यंग एसपी, तो मैंने डिसाइड किया कि जो सही है वही मैं लिखूँगी। हुँ, और मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं रिकॉर्ड्स को कुछ छेड़-छाड़ कर सकूँ। हुँ, उलट-फेर कर दूँ या किसी को फ़ेवर करूँ। हुँ, मुझे बहुत दुःख लगता था कि यंग ऑफ़िसर्स थे जो ये इसमें फँस गए थे। बट आई डिसाइडेड कि नहीं, जो सही करना है। एंड थ्रूआउट माय करियर आई हैव ऑलवेज़ बीन ऑन द साइड ऑफ doing the right things. I really have a strong belief that आपके पास इतने powers होते हैं कि पुलिस पावर शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी एंड नॉट फॉर मेकिंग थिंग्स वर्स फॉर एनीबॉडी। राइट। आपकी उस इंसिडेंट से लर्निंग क्या थी मेरा दिस पर्सन से? अगेन हमारा वो पहला पहले मेरे करियर में दिस वाज द फर्स्ट इंसिडेंट जब इतने सारे रिकॉर्ड्स मैंने पढ़े, हुँ, उसका कनेक्शंस देखा, अपने समझा कि थाना कैसे काम करता है। हुँ, जब एक सिचुएशन जो लाइव हो रहा है उस वक्त कैसे काम करना हुँ, चाहिए। सो इट वाज अ बिग लर्निंग फॉर मी कि रिकॉर्ड से ही कैसे पुलिस ऑफिसर्स लोग अपने को फंसा लेते हैं, राइट। रिकॉर्ड्स का मेंटेनेंस कैसे होना चाहिए। हुँ, तो उस वक़्त तक हम डिस्ट्रिक्ट तो नहीं किए थे, हुँ, लेकिन हम समझ गए कि डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ पे हुँ। ध्यान देना चाहिए। आई थिंक जो चार्ट शीट फाइल करते हैं चार्जशीट या थाना के इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारा रिकॉर्ड्स होता है। हुँ, सीज़र रिपोर्ट, हुँ, इंजरी रिपोर्ट ओके। या थाने का रिकॉर्ड होता है, स्टेशन डायरी, क्राइम हुँ, डायरेक्टरी, ये सबको कैसे लिखना चाहिए ताकि एवरीथिंग सॉर्ट ऑफ कोरॉबोरेट्स व्हाटएवर इज़ देयर। हुँ, अगर एफआईआर में हमने लिखा है कि हम 3 लोग को पकड़ के थाने में लाए हैं, तो स्टेशन डायरी शुड आल्सो रिफ्लेक्ट कि 3 लोग पकड़ के लाए गए हुँ, और उनको लॉकअप में रखा गया। तो उनका क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड था, हुँ, है कि नहीं है, तो उसके लिए भी आपको थाने के पुराने रिकॉर्ड्स देखने चेक करने पड़ेंगे, पड़ेंगे, चेक राइट। करेंगे। हो सकता है कि उसमें 2 का क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, 1 का एक का ना नहीं हो। हो, वो हुँ, नया जॉइन किया हो क्राइम में। हुँ, तो उसके लिए क्या एविडेंस अवेलेबल है या इकट्ठा करना चाहिए। सो दीज़ थिंग्स आई लर्न्ड एट दैट टाइम। हालाँकि हम थाना ट्रेनिंग एंड ऑल कर चुके कर थे चुके थे। और पुलिस का पूरा काम हम सीख चुके थे, बट हुँ, दिस इंटर रिलेशनशिप और कैसे पुलिस अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार मार सकती सकते है, हैं। हुँ, ये सब चीज़ मुझे एक नया वहाँ पे मौका मौका मिला, नया चीज़ सीखने का मौका मिला। मैम 1984 की बात करते हैं, जब हाँ। पूरे कंट्री में सिख राइट्स चल रहा था। तब आपकी पोस्टिंग बोकारो में ही थी एंड आप कुछ दिनों के लिए वेकेशन पे गए थे व्हेन दिस इंसिडेंट हैपेंड जस्ट। जब आप वापस आए उस टाइम क्या सिनेरियो था पूरे डिस्ट्रिक्ट का?
एंड आपने उसको किस वे में हैंडल किया ड्यूरिंग दैट एंड स्पेशली आफ्टर द आफ्टरमैथ? पूरे शहर में एक डर का माहौल था, कर्फ्यू लगा हुआ था। जब मैं लौट के आई, मैं नहीं थी जब ये घटना हुआ, मिसेस गांधी का असैसिनेशन, और उसके तुरंत बाद नेक्स्ट डे ही इतने सारे सिख लोगों को के ऊपर अटैक हुआ, वे मारे गए, एक्सेट्रा। तो जब मैं लौट के आई तो सिख लोगों ने मुझे घेर लिया और बहुत बोलने लगे कि मैडम आप क्यों गई, हम्म। बिकॉज उसके पहले भी बहुत सा इंसिडेंट्स हुआ था। और हम्म। वो इंसिडेंट्स हम अपने यहाँ बहुत अच्छे से प्रिवेंट किए थे, गुरुद्वारा हम्म। में मीटिंग करके। सिख, सिख्स आर वेरी प्रॉस्परस कम्युनिटी, तो उनको बहुत समझाना भी पड़ता था। वो कभी कभी उत्तेजित भी हो जाते थे कि भाई हम्म। देखिए, काम रहिए, आप लोग यहाँ रह रहे हैं सराउंडेड बाय अ डिफरेंट कम्युनिटी। तो वो मान जाते थे, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज देयर टू अश्योर देम दैट विल नथिंग विल हैपन टू यू। हम्म। उन दिनों चूंकि मैं छुट्टी पे थी, तो ये घटना हो गया। तो जब मैं लौटी तो मुझे घेर के रोने लगे कि आप क्यों गई थी। तो मुझे लगा कि दिस कम्युनिटी हैज बीन सो गुड टू द पुलिस एंड दे हैव ऑलवेज लिसन टू अस। आई फेल्ट वेरी सॉरी कि क्या क्या हो गया था। Yeah. बहुत बार लोग रोने लगते थे, मुझे पकड़ के रोने लगते थे, तो मैं भी कभी कभी रोने लगती थी। हम्म। एंड आई हैव रिटन अबाउट मेनी इंसिडेंट्स व्हेन आई Yes. ट्राइड टू हेल्प द कम्युनिटी। मैंने तो पहले 2-3 दिन के अंदर ही जितने लोग फँसे थे उनका पहले रेस्क्यू किया। हम्म। जहाँ-जहाँ लोग फँस, किसी का बेटा कहीं फँसा है, किसी के बच्चे कहीं फँसे हैं, किसी का प्रॉपर्टी लेके कोई ट्रक लेके भाग गया Yeah. है। तो वो छोटे-छोटे चीज़ बहुत सारे थे। तो वो तो मैंने अरेंज किया ही। लेकिन फिर टू give them back the confidence to go back Back to to their life. home That's very important. and rebuild their lives. हम्म। वो लोग बहुत से रिलेटिव्स पंजाब से आए, बोले कि हम इनको लेके जा रहे हैं। हम्म। आई सेड कि आप इनको लेके जाइएगा, एंड देन आई कन्विंस द वुमेन कि व्हाट विल बी योर फ्यूचर इन योर इन Right. लॉज हाउस और योर पेरेंट्स हाउस विद 3-4 चिल्ड्रन। हम्म। और हम लोग कोशिश करेंगे कि बोकारो स्टील प्लांट एंड गवर्नमेंट आपको नौकरी दे ही। और हम्म। उसके लिए मैंने बहुत पुश किया इस मैटर को। सो इट सो हैपेंड कि बोकारो स्टील प्लांट सभी को नौकरी दे दिया। जित आई हैड अबाउट 30 विडोज, Oh. तो all the widows were given jobs by the Bokaro Steel Plant and all the other steel plant, and then हम्म। there were some Sikhs who did not belong to the steel plant. वो हम्म। अपना ऑर्डिनरी कुछ कुछ काम करते Their थे, personal. वेल्डर या ट्रक ड्राइवर्स एंड ऑल। तो उनको मैंने गवर्नमेंट को लिखा कि इनकी वाइफ्स को और को रिहैबिलिटेट किया जाए। तो Right. कुछ लोगों को उन लोगों ने, देन एवरीबॉडी वाज गिवन अ जॉब, एवरीबॉडी। गवर्नमेंट लिसन टू मी। हालांकि उस वक्त तक मेरा वहां से ट्रांसफर हो गया हो था, चुका था। लेकिन each incident was heartrending for me personally because human beings and human values were involved. लेकिन मैं जितना कुछ कर सकती थी मैं कर कोशिश की करने के लिए। एंड इवन टुडे आई थिंक दैट द सिख संगत ना ऑलवेज रिमेम्बर्स मी। एंड अभी कोई स्पेन से आया था, एक मेरी रिलेटिव स्पेन से आई, तो वो बोल रही थी कि वो मैं कहीं मेरे बारे में कुछ चर्चा हो रहा था अबाउट एसपी अच्छा। बोकारो। तो देयर वाज अ सिख गर्ल, शी सेड कि ओ आई डोंट नो, यू आप उनकी रिलेटिव हैं, उन्होंने मुझे इतना हेल्प किया था। हम लोग तो उनको बिल्कुल एडमायर करते हैं, उनको अडोर करते हैं, बिकॉज शी सेव्ड आवर लाइव्स। तो पीपल डोंट फॉरगेट, दे रिमेम्बर, एंड आई आल्सो डोंट फॉरगेट देम। सो that was a very sad incident which happened, and the only redeeming feature is that I could do so much for them. राइट। Yeah. आफ्टर मतलब जो चीज हो गई जिस पे उसको तो आपका भी मैं प्रिवेंट कंट्रोल। नहीं कर राइट। सकते थे, लेकिन होने के बाद बाद। आई मेड श्योर दैट ईच एंड एवरी फैमिली, अभी भी हम बोकारो कभी जाते हैं तो मेनी ऑफ दीज वुमेन हैव रिटायर्ड, हम्म। इफ दे कम टू नो दैट आई एम देयर दे विल डेफिनेटली कम एंड मीट मी। जरूर आ जाएंगे, अगर हम कोई होटल में ठहरे हैं या हम्म। कोई गेस्ट हाउस में ठहरे हैं या पुलिस मेस में ठहरे हैं, उनको पता चलेगा तो दे विल डेफिनेटली कम। सो इट्स अ वेरी स्वीट रिलेशनशिप विद देम। तो आप बहुत इजीली लोगों से कनेक्टिविटी बिठा पाते हो and आपने जो काम किया है एज अ पुलिस ऑफिसर वो भी काफी इम्पैक्टफुल रहा है आपके लिए। हाँ, because I think a police officer has to be always very human. हम्म। And she has to be all, माने एक लड़की औरत के लिए तो ह्यूमन होना ही चाहिए, बट ह्यूमन इन द राइट वे। राइट। यू हैव टू ऑलवेज थिंक दैट जो भी पुलिस के पास आता है वो एक विक्टिम होता है। कोई हम्म। उसको प्रॉब्लम है इसलिए आपके पास आता है। अगर वो विक्टिम नहीं हो तो दैट पर्सन विल नॉट कम टू यू, इज हैप्पी। हम्म। ये भी हो सकता है कोई झूठ सच करने के लिए भी आ रहा हो, तो हम्म। दैट यू शुड डिस्टिंग्विश। बट
To listen, you have to listen to everybody. Yes. That's And what I tell everybody. राइट एंड मैम जनरल पीपल का एक परसेप्शन होता है पुलिस हाँ। पुलिस स्टेशन के लिए पुलिस के लिए कि इनसे बच के रहना है हमेशा हुँ। इनके उसमें ना आओ क्योंकि हुँ। इट कुड हार्म योर लाइफ एज हाँ, वेल लेकिन ये देखो गलत परसेप्शन जा रहा है पुलिस नहीं, बट अभी तो बहुत विमेन पुलिस फोर्स में आ हम्म रही हैं एंड परसेप्शन विल चेंज। अभी हमको लगता है कि पुलिस एकेडमी में जैसे अभी 250 ऑफिसर्स हैं तो उसमें 62 विमेन हैं। हर स्टेट में विमेन आ रही हैं हम्म एंड पुलिस का परसेप्शन ज़रूर खराब है, बट लेट मी टेल यू कि देयर आर ओनली अ फ्यू पुलिस ऑफिसर्स हु आर बैड। राइट 75%, 80% पुलिस ऑफिसर्स आर होल्डिंग द कंट्री टुगेदर। दिल्ली में भी इतने क्राइम्स हम्म हो सकते हैं, क्या फ्लोटिंग पॉपुलेशन है एवरी डे का। हम्म बट स्टिल दे आर ऑनेस्ट ऑफिसर्स हु आर वर्किंग राउंड द क्लॉक। बट दो तीन जो डिसऑनेस्ट लोग हैं, वो लोग कोई भी गलत काम करते हैं तो वो नेचुरली हाईलाइट होता है। राइट प्रेस तो हाईलाइट करेगी ही, बिकॉज दे आर हम्म सपोज टू बी प्रोटेक्टर्स एंड दे आर बिकमिंग द परपिट्रेटर्स, तो वो हाईलाइट होता है। लेकिन आप देखिए कि हमारे बॉर्डर्स को गार्ड करना, हम्म हमारे जेएनके में कितने लोग मारे गए हैं, डे टू डे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स। हर स्टेट का अलग गवर्नमेंट, हर स्टेट का अलग सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स। तो इट्स द पुलिस फोर्स ओनली इज मैनेजिंग, नहीं तो हम तो रोज रात को सो भी नहीं सकते हैं। दैट्स ट्रू लेकिन इट इज ट्रू कि दो तीन इंसिडेंट या कोई 5 to 10% ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स इफ दे आर करप्ट, पीपल विल टॉक अबाउट देम। राइट एंड डू यू थिंक जो मूवीज बनती हैं हाँ। पुलिस ऑफिसर्स के वर्किंग को लेकर उसमें भी काफ़ी ये दिखाया जाता है ये मैंने खुद पर्सनली नोटिस किया है हाँ। कि उसमें हमेशा ये दिखाया जाता है देयर इज ऑलवेज अ प्रेशर ऑन पुलिस कि आपको 24 आवर्स में इस केस केस सॉल्व को करना सॉल्व है। करना है एंड वो टाइम बाउंडेशन के कारण भी कई बार वो शॉर्टकट ले गलत लेते हाँ हैं। गलत स्टेप्स ले लेते हैं या गलत अक्यूज्ड को पकड़ लेते पकड़ हैं। लेते हैं ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स हम देखे हैं इवन मूवीज में भी ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है हम्म। आपको लगता है कि ये मूवीज के थ्रू भी कहीं ना कहीं एक मिसकंसेप्शन स्प्रेड हो जाता है हाँ, हाँ, ज़रूर। मूवीज़ में और हमेशा पुलिस को इन अ बैड लाइट तो दिखाते ही हैं, और कॉमिक उसको बना देते हैं। हम्म कॉमिक वे में ट्रीट करते हैं। तो इट शोज़ एज़ इफ दिस पुलिस माने बहुत कैजुअल है, ऐसे ही है। हम्म मज़ाक ज़्यादा उसका हम्म होता रहता है। दैट आल्सो इज़ रॉन्ग। राइट एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी आपके बुक में आपको एक टाइटल मिला था हंटर वाली हाँ, हाँ, हाँ। उसके बारे में बताइए वो टाइटल कैसे आपको मिला मुझे लगता है कि उन दिनों महिलाएँ बहुत कम थी। हम्म मैं यूनिफ़ॉर्म में होती थी तो एक क्यूरियोसिटी तो होता था, हम्म मेन को भी होता था, वुमेन को भी होता था। और इट वाज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू बी विज़िबल टू एवरीबॉडी। हम्म हम तो हर जगह हो नहीं सकते थे। तो लोगों को लगता था कि अरे शी इज़ सो एक्टिव, ये है, वो है। तो एक देखने का ख्वाहिश भी होता था, और मैं सब जगह हो भी नहीं सकती थी। हम्म तो उन्होंने एक इमेजिनरी आपका इमेज बना लिया। अच्छा हाँ, and thinking that I'm very strict, I हम्म will not brook any nonsense from anybody. हम्म So they only coined this word hunter हंटर वाली। तो वाली मुझे तो पहले बड़ा हंसी आता था कि क्या वर्ड बता रहे हैं। मैंने बाद में सोचा कि अगर इनको इससे इनको डर है तो ठीक है, हम्म बिकॉज you know these steel towns and all have a lot of petty thieves, petty law and order हम्म problems, because वो अर्बन होता है। तो अर्बन एरिया में तुरंत तुरंत घटना होती है। हम्म जैसे शाम को 6 बजे से 8 बजे तक मार्केट खुला रहता है, पीपल हाँ हैव कम आउट। सो आई वुड बी ट्राई टू बी एट मोस्ट प्लेसेस, बट सब कोई मुझे देख तो नहीं सकता था। हम्म तो उनको लगता था कि अरे शी इज सो स्ट्रिक्ट, तो भाई एक वर्ड कॉइन हो गया हंटर वाली। दैट इज व्हाट आई थिंक, बिकॉज दे जस्ट इमेजिन्ड मी Would you विदाउट सीइंग मी। think that was kind of justifying your personality in a way? आप थे मे बी। स्ट्रिक्ट तो यू हम तो वर आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, बट आई हैड ऑल्सो वेरी सॉफ्ट हम्म साइज टू मी। तो दिस इज अ बिग लाफिंग मैटर। तो हम सोचते हैं कि चलो इसको लाफ में ही ले लिया जाए। हाँ मैम स्पेशली अभी के टाइम पे एवरी मैन एवरी वुमेन इज वर्किंग सब काफ़ी एजुकेटेड हैं सब वेरी एम्बिशियस हर कोई काम करना चाहता है बट आफ्टर मैरिज ऐसा होता है अभी भी
आई हैव सीन दैट कि वुमेन को देयर इज ऑलवेज ऑप्शन कि अभी नाउ यू आर मैरिड, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपना करियर भी मैनेज करना है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कंडीशन में हस्बैंड्स एंड इन लॉज का सपोर्ट बहुत बहुत नेसेसरी होता है, जिससे आप अपने करियर को भी आगे लेकर जाएं एंड यू ऑल्सो मैनेज योर होम। एंड मैंने आपकी थ्रू आउट जर्नी में यही देखा है कि आपके इन लॉज और आपके हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है आपके पूरे करियर में, क्योंकि आप दोनों हमेशा डिफरेंट एरियाज में पोस्टिंग हो पोस्टिंग जाता रही था। हैं, आपके बच्चे भी उसी उसी टाइम हम्म। आपने बहुत सारी चीज़ें मैनेज की है। आप तो अपने हस्बैंड के बारे में थोड़ा बताइए कि उनका सपोर्ट आपके करियर में कितना इम्पैक्टफुल रहा है? हम्म। आई थिंक कि एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी हुँ, है, दैट हम किस तरह से अपने करियर को परस्यू करेंगे, स्पेशली इन अ करियर लाइक माइन, जिसमें हम बैचमेट्स थे और एक डिस्ट्रिक्ट में दो एसपी नहीं हो सकता, एक रेंज में हुँ, दो डीआईजी नहीं हो सकता। तो वन शुड बी प्रिपेयर्ड टू टेक अ बैक सीट समटाइम्स। जैसे मेरी पोस्टिंग सीआईडी में कर दी गई तो हम उसको हुँ, एक्सेप्ट करते थे, खराब तो लगता ही था, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट जाते थे। कभी मैं दिल्ली आ गई तो वो वापस बिहार में ही रह गए। तो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाहिए विथ योर हस्बैंड हुँ, एंड योर इन लॉज। हुँ, और मैं सोचती हूँ कि वर्किंग वुमन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दैट शी हैज़ अ लार्जर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू सपोर्ट हर, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों का बायोग्राफी वगैरह भी पढ़ा है वर्किंग वुमेन, हुँ, एंड दे ऑल एडवोकेट कि भाई ये नहीं सोचना चाहिए नोज अप इन द एयर कि अरे यार हम तो काम करते हैं, हम किसी से मिलेंगे नहीं। नेबर्स, फ्रेंड्स, your help, all these are the people who should be your support system, and सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, that they are हुँ, there for you. And the same thing with your husband also, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाहिए कि भाई हम लोग काम करेंगे और काम इस तरह से करेंगे कि गिव एंड टेक होता रहे। राइट। 50-50% हाँ। दोनों साइड से व्हिच हाँ। कैन हेल्प कि हेल्प आप दोनों का करियर फ्लरिश करें एंड और साथ-साथ में आगे आपकी बढ़े। लाइफ में भी हाँ। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना ना पड़े। पड़े बिल्कुल। मैम एक एडवाइस इफ यू वुड लाइक टू गिव टू पीपल जो ये पॉडकास्ट सुनेंगे, देखेंगे, यंगर जनरेशन के लिए? यंगर जनरेशन के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई कोई भी आप काम करिए तो उसको सिंसेरिटी और ऑनेस्टली करिए। आप ये उसको फाँकी मारने का कोशिश नहीं करें कि हम हुँ, कर लेंगे, ये करें। दिस हैपेंस विथ यंग पीपल हुँ, टुडे कि इन द अर्ज टू मूव फॉरवर्ड दे विल शॉर्टकट या वी आर वेरी एंड इम्पेशेंट। इम्पेशेंट। या आई थिंक कि एक ऑनेस्टली काम करना चाहिए और सिंसेरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके साथ अगर आप काम करिएगा देन ओनली कैन यू थिंक ऑफ being appreciated by your boss, by your colleagues, and then move forward. हमेशा high flying ही रहना is not possible. You have to have a little a sense of taking a team along, हुँ, being interpersonal, maintaining good interpersonal relations. तो ये सब चीज़ एक वर्किंग वुमन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऑनेस्टली, सिंसेरिटी, working together, हुँ, working with everybody around you and being very level headed. राइट। मैम आपका एक डिसीजन टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर चेंज द कोर्स ऑफ योर एंटायर फैमिली। आपके सिबलिंग में इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा। दे आर डूइंग रियली गुड इन देयर रिस्पेक्टिव करियर्स एंड ये थिंकिंग आई थिंक एक मेरी प्रिंसिपल मैम है मिसेस प्रियंका त्रिपाठी, उन्होंने मुझे बोला था इन वन ऑफ आवर पॉडकास्ट कि एक वुमेन को एजुकेट जब हम करते हैं तो उससे पूरी फैमिली में इम्पैक्ट पड़ता है, पूरी फैमिली एजुकेट होती है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर वुमेन को वो स्पेस और अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपने डिसीजन ले सके अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, ना कि हम उन्हें बस एक कन्फाइंड स्पेस पे डाल के रखें एंड वो ट्रेडिशनल जो चलते आ रहा है उसको धीरे-धीरे अब हटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो आई वुड थ्रू दिस पॉडकास्ट मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि डिस्पाइट हैविंग मेजर प्रॉब्लम्स इन लाइफ एंड आप इतने सारे सिचुएशंस को क्रिप करने के बजाय उसमें चेंज लाने का इज़ वन ऑफ द थिंग दैट वी शुड लुक फॉरवर्ड टू। आई एम सो थैंकफुल टू यू मंजरी मैम फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट विद मी। आपकी स्टोरी एक्चुअली 30-40 मिनट्स में कवर करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सारी चीज़ें जो कि सभी को पता होना चाहिए एंड मुझे लगता है कि आपके ब्रदर ने सही लिखा है कि आपकी स्टोरी ऐसी है जो एक्चुअल चेंज ला सकती है लोगों की लाइफ में अगर वो उस सिंसियरिटी से उस बुक को रीड करे। सो आई वुड रियली रिकमेंड people to read Madam Sir by Manjari ma'am. It's one of the greatest book and you'll learn a lot about her life
as well as about what you can make change in your life. Thank you, ma'am, Thank you so for it. much. Thank you, Vidushi. Thank you very much.